स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बुद्धिमत्ता और एनपीसी यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और इंटेलिजेंस वो सब कुछ हमारा जुड़ा हुआ है कॉग्निशन से, और इसमें बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारी थियोरीज हैं। इन सबको हम कवर करने वाले हैं आगे के आने वाले लेक्चर्स में। और जितने सीडीपी रिलेटेड कंटेंट है उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। जैसा कि अभी हम बात करें इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, नए आइडियाज का आना, जितने भी ब्रेन स्टॉर्मिंग हम करके बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, सॉल्यूशंस जो प्रॉब्लम्स हैं उसके, डिस्कवर कोई चीज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, वो सारी चीजें काउंट होती हैं इंटेलिजेंस में। वो सब उसका एक सब पार्ट माना जाता है। इंटेलिजेंस एक अम्ब्रेला टर्म है, उसको किसी एक वर्ड में, किसी दो वर्ड से समेट पाना बहुत ही मुश्किल है। और इस पे बहुत सारी चीजें की गई, बैक इन टाइम से लेके अभी तक में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टीचर्स के जानने के लिए, क्योंकि ये विद्यालय जाने वाले सारे शिक्षार्थी, जितने हमारे लर्नर्स हैं, उन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जब तक आपको बच्चे के इंटेलिजेंस का, उनके लेवल का नहीं पता होगा, आप अपना कैसे किस तरीके से लेसन प्लान करोगे ये आपको समझ में नहीं आएगा, अंदाजा नहीं लग पाएगा। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जान पाना कि आपका बच्चा किस लेवल पे है। सबसे पहले बात शुरू हुई थी 1905 में। फ्रांस गवर्नमेंट ने इंटेलिजेंट टेस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा, सो दैट कि वो अपने करिकुलम को अकॉर्डिंग टू द कॉग्निशन ऑफ स्टूडेंट डिजाइन कर सके। बेसिकली वो ये चाह रहे थे कि जो इंटेलिजेंट टेस्ट है उसकी वजह से बच्चे जो है दो भाग में डिवाइड हो जाए, एक वो जो हायर इंटेलिजेंस वाले हैं, एक वो जो एवरेज इंटेलिजेंस वाले हैं, सो दैट वो अपने करिकुलम को इस तरीके से डिजाइन करे कि सारे बच्चे एक्यूमुलेट हो जाए, और जिनकी जैसी कॉग्निशन है उसी हिसाब से उनको पढ़ाई मिल सके और उसी हिसाब से वो क्वालिटी एजुकेशन गेन कर सके। तो सबसे पहले ये काम शुरू किया उन्होंने, इंटेलिजेंस टेस्ट डिजाइन किया एल्फ्रेड बिने ने, जो 3 से 13 साल के बच्चों के लिए एप्लीकेबल था। फिर इसी टेस्ट को 1908 में मेंटल एज इंट्रोड्यूस करके साइमन थियोडर ने वापस से इंट्रोड्यूस किया, वर्ल्ड के सामने वापस से पेश किया। यहाँ पे जो वर्ड यहाँ आया मेंटल एज, दैट इज एज ऑफ योर माइंड, कॉग्निशन, आपके संज्ञान की आयु क्या है। संज्ञान की आयु, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है लेकिन उनका सोच जो रहता है, जिस तरीके से वो सोच पाते हैं वो थोड़ा कम रहता है, वो बच्चों टाइप सोच पाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो असेस नहीं कर पाते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं मेंटल एज। जो फर्स्ट टाइम IQ इस टर्म का कॉन्सेप्ट हमें दिया था वर्ल्ड को, वो दिया था विलियम स्टर्न ने। स्टर्न विलियम्स जो है इन्होंने काम शुरू किया इसके ऊपर 1912 में, और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, दैट इज मेंटल एज डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो IQ निकल जाता है। इसी के ऊपर वापस से काम शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द मैंने कहा फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड, इससे पहले वर्ल्ड को नहीं पता था कि IQ जैसी भी कोई टर्म है जो कि इंट्रोड्यूस की जाने वाली है या की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टर्न विलियम्स में पहली बार IQ टर्म इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड को, और इसी फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला यहाँ पे बना हुआ है, इस फॉर्मूले को वापस से रिवाइज किया गया, इम्प्रोवाइज किया गया टर्मैन द्वारा 1916 में, जिनका ये था कि मेंटल एज डिवाइडेड बाई एक्चुअल एज और क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला आज भी यूज होता है मोर और लेस, और ये सबसे ज्यादा नया फॉर्मूला है IQ को मीजर करने का। ऑल्दो हम बहुत ज्यादा मीजर नहीं कर सकते हैं, पर मोर और लेस एक आइडिया लगा सकते हैं कि IQ है क्या। अब कुछ इससे हम पॉइंट्स रिलेटेड देख लेते हैं, जैसे कि अगर जो IQ है, केस 1 में हम ये मान लेते हैं कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे ऊपर और नीचे, और IQ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। दैट मीन्स कि जितना एज है उसी हिसाब से एज वाइज IQ इंसान की, जिस भी पर्सन का हमने लिया है ये टेस्ट, वो उसी तरीके से चल रहा है, बिल्कुल वो नॉर्मल एज वाइज चल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास जो इसमें कि मेंटल एज ज्यादा है, क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो कम है। तो IQ क्या होगा, 100 से अपने आप ज्यादा हो जाएगा, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर कम होगा और ऊपर वाला न्यूमरेटर ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली
जो IQ आएगा हमारा वो ज्यादा आएगा। जब वो 100 से ज्यादा आता है तो उसी को हम कहते हैं एडवांस थिंकिंग। तो जब हमने सुना है या हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष का जो IQ है वो 137 है, 147 है, इस तरीके का हम सुनते हैं, तो वो बहुत ही हाईली एडवांस थिंकिंग पर्सन है, उनकी IQ बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी वो लोग माने जाते हैं। तो वो यहीं से आता है, ये केस 2 वाला जो फॉर्मूला है ये यहीं से आता है। और हमारे पास केस 3 है जहां पे मेंटल एज कम होती है और क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा होती है, तो IQ जो है वो लेस देन 100 आता है। तो जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या बिलो एवरेज पर्सन है उसको हम इस केस 3 की कैटेगरी में रखते हैं। आप भी अपना कॉग्निशन बढ़ाइए, आप भी अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाइए। डेली वाइट्स के साथ सीटेट रिलेटेड जितने कंटेंट हैं और उसके मॉक पेपर अवेलेबल है www.dailybites.in पर जाइए और अपनी तैयारी को एक लेवल अप कीजिए। अब देखते हैं जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो IQ को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है हेरिडिटी। जो हेरिडिटी है इसको साबित करने के लिए एक ट्विन स्टडी की गई। जब यहाँ पे ये देखा गया कि जो ट्विन्स थे, जो ट्विन्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक फैटर्नल ट्विन्स होते हैं, एक आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। जो फैटर्नल ट्विन्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, वो एक जैसे नहीं दिखते हैं, और जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं। तो ये जो एक जैसे दिखने वाले ट्विन्स हैं इनको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया कि मतलब एक भाई या एक बहन को सेम घर मिला जहाँ पे उनके माँ बाप हैं, जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, और एक भाई या बहन को अलग घर, अलग परवरिश, अलग परिवेश दे दिया गया वहां पे। पर उसके जो IQ का वापस से टेस्ट किया गया तो पाया गया जो सेम घर वाले हैं उनमें 85% जो IQ जैसा था वैसा ही है, और जो डिफरेंट होम डिफरेंट कल्चर मिला है उनमें 0.75 के आसपास, यानी कि 75% के आसपास उनका IQ जो था इन्फ्लुएंस हुआ था। मतलब कि लगभग ये सेम ही है, और ये डिफरेंस हमें आफ्टर 20 ईयर्स 30 ईयर्स के आसपास देखने मिलता है। बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। यहाँ से ये पता चला हमें, इस स्टडी से ये पता चला कि जो हेरिडिटी है वो बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसिव फैक्टर है, हेरिडिटी अफेक्ट करती है IQ को। एंड देन नेक्स्ट फैक्टर इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में भी हमारे पास 2 तरीके के, उसको भी हमने डिवाइड किए, एक सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है और दूसरा फ्लिन इफेक्ट हम बोलते हैं उसको। जो इकोनॉमिक स्टेटस है इसकी वजह से क्या होता है कि ये इन्फ्लुएंस डालता है, नो डाउट ये इन्फ्लुएंस डालता है रिच और पुअर दोनों के, इनका जो इंटेलिजेंस है उसमें डिफरेंस होगा, लेकिन वो तुरंत से नोटिस नहीं होगा। आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स ऐसे करके नोटिस होगा, और बहुत ही ज्यादा मात्रा में नहीं होगा, लिटिल बिट, बहुत ही ज्यादा नहीं होगा। अब ये ज्यादा क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिच वाले जो रिच बच्चे हैं, जो उस अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही हेफ्टी बैकग्राउंड से आते हैं, उनको क्लासेस वैसी मिल रखी हैं, उनको स्कूल वैसा मिल रखा है, उनकी ट्रेनिंग हुई है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि उनका कॉग्निशन जो है तो वो थोड़ा सा शेप ले चुका है। और वहीं जो पुअर बच्चे हैं, सिंस हमने बात क्या की कि जो इंटेलिजेंस है वो हेरिडिटी से ज्यादा मैच कर रही है, वहां से ज्यादा आ रही है, यानी कि आपके जीन्स के साथ वो कैरी हो रही है। तो जब वो जीन्स के साथ कैरी हो रही है तो उसमें वो रहेगा ना हमेशा, इन्वायरमेंट उसको अफेक्ट करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेगा। बहुत स्टार्क डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उस स्टेटस की वजह से, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट इज फ्लिन इफेक्ट। फ्लिन इफेक्ट इज समथिंग कि जो प्रत्येक पीढ़ी, जो पिछली वाली पीढ़ी होती है उससे IQ वाइज ज्यादा होती है। इसको पहली बार नोटिस किया था फ्लिन ने, और इसका नाम पड़ा फ्लिन इफेक्ट। जो चीजें दादाजी नहीं कर पाते थे, दादी जी नहीं कर पाती थी, वो पोते पोती बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो हम बहुत ही एक आसान सा कोट कहते हैं कि पापा 10 किलोमीटर चलते थे ताकि 10 रुपए बचा सकें, और बेटा जो है 10 रुपए खर्च कर देता है, बेटी 10 रुपए खर्च कर देती है ताकि वो अपने 10 मिनट बचा सके। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो फ्लिन इफेक्ट है कि टाइम और मनी जो है किस तरीके से इन्होंने, जो कर्व इनका चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो किस तरीके से चेंज हुआ है। तो ये जो शिफ्ट है ग्राफ का, ये आप देख पा रहे हो 1932 में कहाँ पे है और 1997 में कहाँ पर है। तो ये जो शिफ्ट है ना कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक का शिफ्ट है, इसी शिफ्ट को हम कहते हैं फ्लिन इफेक्ट। जो सुपीरियोरिटी की तरफ, जो हमारा IQ है वो सुपीरियोरिटी की तरफ बढ़ रहा है, उसी को हम कह रहे हैं फ्लिन इफेक्ट। तो ये भी प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है हमारा कल्चर।
कल्चर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। अब कैसे कल्चर प्रभाव डालता है, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट अमेरिकन में देखा गया कि इनमें डिफरेंस है, इनके आईक्यू लेवल में डिफरेंस है। अब इसलिए डिफरेंस है क्योंकि जितने भी परीक्षण करने के लिए टेस्ट बनाए गए वो सारे टेस्ट विकसित किए गए व्हाइट अमेरिकन से उनके द्वारा। तो अब उनकी तुलना में जो अश्वेत अमेरिकन थे वो लोग तो उसमें बात करते ही नहीं थे, उनकी भाषा अलग थी, उनके समझने का तरीका अलग था। इसीलिए टेस्ट में जब वो किया गया, रिजल्ट कंपेयर किया गया, तो पता चला कि जो ब्लैक अमेरिकन है और जो व्हाइट अमेरिकन है इन दोनों के बीच में जो आईक्यू का ग्राफ आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। तो वो डिफरेंट इसीलिए आ रहा है क्योंकि भाषा समझ में नहीं आ रही, टेस्ट में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है समझ में नहीं आ रहा, संदर्भ समझ में नहीं आ रहा है, तो सवाल गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसमें भाषा की समस्या थी, इसीलिए ऐसा ट्राई किया गया कि जो आईक्यू टेस्ट हो वो कुछ ऐसा हो जो कि कल्चर फ्री हो। कल्चर फ्री हो मतलब कि कल्चर का इन्फ्लुएंस आए ही नहीं, वो लगभग उसमें थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस कल्चर का ना हो। तो इस टेस्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया रेवन ने, और इस टेस्ट को बोलते हैं रेव्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। ये कल्चर फेयर आईक्यू टेस्ट माना जाता है। थोड़े बहुत है इसमें, लेकिन लगभग जितना अब तक हमारे पास टेस्ट है उन सब में जो कल्चर फेयर हम मानते हैं, कल्चर फ्री टेस्ट मानते हैं, वो यही है रेव का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। यहाँ पे जो इंटेलिजेंस है वो एबिलिटी के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट की गई, और इसी वजह से इंटेलिजेंस को मल्टीपल इंटेलिजेंस भी कहा गया, क्योंकि इंटेलिजेंस किसी एक चीज पे निर्भर करती ही नहीं है। सिर्फ भाषा पे निर्भर नहीं करेगी, सिर्फ किसी काम करने के तरीके पे निर्भर नहीं करेगी, सिर्फ कल्चर पे निर्भर नहीं करेगी, इसके बहुत सारे आयाम हैं। और इसी वजह से इसको हमने माना कि जो बुद्धिमत्ता है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस का केस है, बाहु बुद्धिमत्ता का केस है। तो और नेक्स्ट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को हम एनपीसी कहते हैं, और ये टिपिकल आईक्यू का ग्राफ है। ये तब प्लॉट किया गया था जब आईक्यू टेस्ट बहुत ज्यादा बनाया गया, इसके बारे में बहुत नई नई जानकारी पता चल रही थी। जो यूएस के सिटीजन्स थे उनको बहुत ही इंटरेस्ट आया, उन सब ने, उनके बच्चों ने, सबने जाकर के टेस्ट किया। तो जो रिजल्ट आया उसको एक ग्राफ पे प्लॉट किया गया। तो जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है उस पूरे टेस्ट के रिजल्ट का, उसी को हम कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, या फिर बेल शेप्ड कर्व, या फिर ग्राफ ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू, एंड वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम इज स्टैनफोर्ड बिनेट आईक्यू ग्राफ। यहाँ से सवाल भी पूछा गया है, ये कई बार एग्जाम में कई लेवल्स पे पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में। यहाँ ध्यान रखिएगा कि एनपीसी को ही, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को ही स्टैनफोर्ड बिनेट आईक्यू ग्राफ भी बोला जाता है। अब इस ग्राफ की स्टडी कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल ग्राफ है, इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स दिखता है। नॉर्मली आप देखो, जो डेविएशन है उसको हम कहते हैं सिग्मा। तो सिग्मा जो है ओरिजिन पे आ रहा है, तो ओरिजिन हमने क्या माना, 100 माना, क्योंकि हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, जो हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला क्या है हमारा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 100 को हमने नॉर्मल एज माना था, जब दोनों बराबर हो, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज, तो कितना होगा आईक्यू, 100 होगा। तो 100 को हमने मीन मान लिया है कि ये एक मीन पोजीशन है, तो उसको हमने ओरिजिन माना और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना शुरू कर दिया। तो 15-15 का डिवीजन का हमने सेट बना लिया कि 15-15 एवब 100 में प्लस करते जाएंगे, ऊपर की तरफ 50% पॉपुलेशन होगा, 100 में 15 माइनस होते जाएगा और इधर 50% पॉपुलेशन होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इधर 50% पॉपुलेशन है और इधर 50% पॉपुलेशन है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इधर प्लस में है और इधर माइनस में है। तो ये तो हम सबने 9th-10th में पढ़ रखा है ना कि इधर की तरफ जो एक्स एक्सिस में हम बढ़ते हैं तो इधर की तरफ प्लस होता है और इधर की तरफ माइनस होता है। ये तो हम सबने देख रखा है कि ये प्लस है, ये माइनस है। तो उसी तरीके से बहुत ही सिंपल है कि इधर वाला जितना भी डेविएशन है वो -σ1, -σ2, -σ3 और -σ4 होगा। और इसी तरीके से जो इस साइड वाला डेविएशन है उसको हम बोलेंगे +σ1, +σ2, +σ3 और +σ4। यहाँ पे जो लाई करने वाले, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो यहाँ लाई करने वाली, यानी कि एवरेज, इसी को हम कहते हैं एवरेज मीन पॉइंट। और जो एवरेज पॉपुलेशन है, जो लोग हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि
85 to 115 के आसपास जितने भी लोग हैं, नॉर्मल जो एवरेज पॉपुलेशन है वो लाई करती है। फिर 13.5% पॉपुलेशन जो है वो बिलो एवरेज जाती है, यानी कि इधर की ओर -σ1 -σ2, और इधर थोड़े शार्प हो जाते हैं जहां पे +σ1 +σ2, यानी कि IQ कितना हो गया 115 to 130। तो ये यहाँ पे अब यहाँ तक आते आते देखो परसेंटेज कितना कम हो गया है, 13.5% रह गया है। दोनों तरफ सेम परसेंटेज फॉलो हो रहा है। देन नेक्स्ट इसके बाद 2% पॉपुलेशन है 55 to 70 में, और 130 to 145 के ये वाला जो एरिया है इसमें 2% पॉपुलेशन है। यहाँ पे IQ बहुत ही ज्यादा हो गया और उसी के अपोजिट बहुत ही कम हो गया। और फिर उसके बाद लास्ट है हमारा 0.5 का पॉपुलेशन। 0.5 का पॉपुलेशन यानी कि अब वो बहुत ही ज्यादा हाईली स्किल्ड पर्सन है। अगर हम प्लस में देखें σ4 देखें तो ये σ3 से σ4 जो है हाईली स्किल्ड पर्सन है, इनके बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे जो है जो इसको हम कहते हैं कि बिल्कुल उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है, हम कुछ भी करें उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो वो है 0.5 में आते, इधर लो लेवल पे और इधर हाई लेवल पे। बिल्कुल स्टार्क डिफरेंस, आप दोनों तरफ जो परसेंटेज है वो बिल्कुल सेम है 34%, यानी कि दोनों साइड 34% है, यानी कि जो एवरेज पॉपुलेशन है। फिर 13.5% जो है वो जो बिलो एवरेज और थोड़ा एवब एवरेज वाले होते हैं, जिनको कि हम कहते हैं कि 90%, 85 to 90% वाले बच्चे हैं। एंड देन हमारे पास 2% वाला है, दोनों साइड 2% वाला है, जहां 130 to 145 का IQ है, हाईएस्ट साइड यानी पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव साइड है 70 to 55। और फिर उसके बाद 0.5 पॉपुलेशन है। मतलब देखो पॉपुलेशन का 0.5% यानी कि 99% जो पॉपुलेशन है वो पीछे लाई कर रही है। यहाँ के बारे में अगर पूछा कभी भी कि कोई बच्चा यहाँ लाई कर रहा है σ3 से σ4 के बीच में, तो यहाँ देखो इसके पीछे इतनी पॉपुलेशन है जो इसको छोड़ करके वो इस तरफ आने के लिए उसने इतनी पॉपुलेशन को पीछे छोड़ रखा है। और यहाँ से आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि मीन ग्राफ जो हमारा मीन है, ये जो ओरिजिन है 50% इधर आते हैं पॉपुलेशन का भाग और 50% इधर आता है। तो 100 के हिसाब से हम तुरंत से माइनस करके और प्लस करके निकाल सकते हैं। इसी पे एक सवाल भी आया था किसी साल में, वहां पे ये दे रखा था कि स्टूडेंट है जिसके पास हाई इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी लेवल हाई है, मेंटल एज भी बहुत है उसका, तो उसका जो सिग्मा वैल्यू होगा, प्रोबेबल सिग्मा वैल्यू होगा, वो क्या होगा। तो यानी कि वो बच्चा इस रीजन में लाई कर रहा है, इस वाले रीजन में जहां पे तीनों चीजें मिल रही हैं इसको, हाई इंटेलिजेंस, हाई क्रिएटिविटी और हाई मेंटल एज भी है इसका, राइट। तो इसका ये बहुत ही ज्यादा है, विलक्षण प्रतिभा का है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी जब हम देखें कि सब कुछ हाई है, जो सब कुछ हाई है, तो वो बच्चा किधर आएगा, बिल्कुल इधर की तरफ आएगा, वो यहाँ चला आएगा, क्योंकि इसके पास सारी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा है, हाई लेवल में है। तो हाई लेवल वाले बच्चे कहाँ जा रहे हैं, यहीं जा रहे हैं, हमारे पास सबसे कम होंगे, क्योंकि देखो इंटेलिजेंस भी ज्यादा है, क्रिएटिविटी भी ज्यादा है, मेंटल एज भी ज्यादा है। तो जब मेंटल एज ज्यादा होगी तो वो बच्चा कहाँ जाएगा, इधर ही तो जाएगा, यानी कि उसका जो IQ स्कोर है 140 145 के ऊपर जा रहा है। तो अगर हम σ0 तो कभी भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ ऑप्शन है। 1 और 2 के बीच में यानी कि 115 to 130 के आसपास, तो अगर 115 to 130 के आसपास होगा तो सारी चीजें हाई नहीं होंगी, तो ये भी आउट ऑफ ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 पे थोड़ा सा सोचा जा सकता है। तो 3 कहता है कि σ2 से σ3 के बीच में, इन दोनों के बीच में लाई करने वाला है। तो σ2 से σ3 के बीच में देखो 2% की पॉपुलेशन अभी भी है, तो अभी भी 98% पॉपुलेशन है इधर की ओर है, ठीक है। तब भी इसके पास दो चीजें कोई हाई हो सकती हैं, तीसरी नहीं, तीनों हाई नहीं होंगी। तो तीनों हाई की जब बात हो रही है तो दैट मीन्स कि बच्चा बहुत ही अच्छा है, जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शार्प माइंडेड है। तो शार्प माइंडेड बच्चा होगा उस कहाँ लाई करने वाला है, 3 to 4 में, σ3 to 4 में लाई करेगा, यानी कि एवब σ3 वो लाई करने वाला है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चंस लाइक दिस। ऐसे सवाल बनते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाए, बहुत ही आसान है, हाइप करने की इसको जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़िए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।